वेलकम। आज हम लोग वैदिक पीरियड अर्थात वैदिक काल डिस्कस करेंगे। वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक के समय को वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि हमारे जो वेद हैं और उससे संबंधित जो साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, उनकी रचना इस काल में हुई थी, इस समय हुई थी। और उस समय की जो सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता कहलाती है। वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है उसके दो भाग हैं। पहला है ऋग वैदिक 1500 बीसी से 1000 बीसी और दूसरा 1000 बीसी से 600 बीसी। यह जो वैदिक सभ्यता है आर्यों द्वारा स्थापित किया गया था और यह एक ग्रामीण सभ्यता था। जो हम लोग अभी सिंधु घाटी की सभ्यता देखे, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखे, वह एक शहरी सभ्यता थी। तो उस शहरी सभ्यता के पतन के बाद, खत्म होने के बाद, ये वैदिक सभ्यता विकसित हुआ, जो एक शहरी सभ्यता नहीं होकर एक ग्रामीण सभ्यता था। यह कहते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंधुआ, इस भाग में फैला हुआ था। यह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ था। इसको जिस पार्ट में वो फैला हुआ था लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोलते हैं, सप्त सिंधुआ। यह वर्तमान भारत का पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी। आर्यों का आगमन एक विवादास्पद विषय रहा है, जो जिस पर डिबेट होता रहा है। मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का सोचना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये तिब्बत से आए थे। तो इसमें एक मत नहीं है, लेकिन बहुत वाइडली यह माना जाता है कि वह मध्य एशिया से आए थे। इनकी भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। एक्चुअली यह भाषा जो थी उसको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक। और वही भाषा अभी वर्तमान संस्कृत है, उसी का रूप है। जो ऋग वैदिक समाज था, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी, वह कांस्य काल का था। जैसे हम लोगों ने देखा कांस्य काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य काल का था। तो उस समय जो लोग थे वह कॉपर, तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाना जानते थे। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, वार ऑफ 10 किंग्स, और उसमें सुदा की विजय हुई थी। यहाँ पर जो ऋग वैदिक समाज था ये वर्णों में बटा हुआ था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, जो शिक्षक और पुजारी होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। जो शासक होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। किसान और व्यापारी को वैश्य और श्रमिक और कारीगर को शूद्र। जब ऋग वैदिक समाज में, ऋग वैदिक काल में, यह जो वर्ण था वो जन्म पर आधारित नहीं होकर पेशा पर आधारित था। पेशा पर आधारित था। इस समय गाय और सोना के माध्यम से विनिमय होता था। लेन देन गाय और सोना के माध्यम से होता था, जैसे अभी रुपए के माध्यम से होता है। इस समाज में कई प्रकार के विवाह प्रचलित थे और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। मतलब परिवार का जो मुखिया होता था वो पुरुष होता था। लेकिन औरतों की समाज में समानता थी। बाल विवाह नहीं होता था और यह एक ट्राइबल समाज था। ट्राइबल मतलब जो क्षेत्र पर आधारित नहीं होकर जन पर आधारित था।
ट्राइब पर आधारित था। तो कोई भी जो परिवार होता था वो कुछ परिवार को मिलके कुल बनते थे और कुछ कुलों को मिलके ग्राम बनता था, ग्रामों को मिलने से विश्व बनता था और विश्व के मिलने से जन बनता था और यही जन राष्ट्र के रूप में काम करता था। तो जो जन होता था वो कोई उसका क्षेत्र नहीं होता था, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि भारत या मगध का राजा, उस तरह से नहीं होता था। वो उस ट्राइब का, ये जो जन का हेड होता था उसको राजन बोलते थे, राजन। तो ये राजन जो होता था कोई क्षेत्र का राजा नहीं होकर उस जन का, और जन जो था वो परिवार से गांव बनता था, गांव से विश्व बनता था और विश्व से जन बनता था। तो उनका हेड होता था। उसमें सभा और समिति दो समूह था। 1000 BC के बाद आर्य उत्तर दक्षिणी और पूर्वी भारत में फैल गए। धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। यह जो था वो गांव का था, जैसा हम लोगों ने पहले देखा, लेकिन बाद में 1000 BC के बाद उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जैसा कि अभी हमने कहा, यह जनजातीय व्यवस्था था, क्षेत्रीय नहीं, क्षेत्र पर आधारित नहीं था। कुल से, परिवार से कुल बनता था और ग्राम का जो मुख्य होता था उसको ग्रामीणी कहते थे और गांवों से मिलकर विश्व बनता था और विश्व के मिलने से जन बनता था और जन का जो मुखिया होता था, हेड होता था, प्रधान होता था, उसको राजन कहते थे। तो सभा और समिति, ये दो तरह की राजनीतिक संस्था थी। सभा केवल कुलीन लोग सभा में भाग लेते थे। यह ग्रामीण संस्था थी, गांव पर आधारित होता था, जिसमें केवल कुलीन लोग भाग लेते थे। लेकिन समिति सभी ग्रामीण सदस्यों से मिलकर बना होता था। समिति के सदस्य सभी ग्रामीण होते थे और यह केंद्रीय संस्था था, ग्रामीण नहीं होकर यह केंद्रीय संस्था था और राजा का चुनाव समिति करती थी। इसलिए समिति की जब मीटिंग होती थी उसमें राजा भी भाग लेता था। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद हैं, हम लोग जानते हैं 4 वेद हैं, उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और 10 मंडल है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद से लिया गया है और ये हम लोगों ने देख लिया कि इनकी चर्चा ऋग्वेद में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, क्योंकि ये वर्ण पर आधारित, वर्ण सिस्टम पेशा पर आधारित था, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती की चर्चा है और इसके अलावे अन्य नदी गंगा, यमुना की भी चर्चा है, उल्लेख है। ये जो शब्द हैं, पिता, जन, इंद्र, माता और रुद्र, ये सब की बार बार ऋग्वेद में इनका उल्लेख हुआ है। सबसे अधिक पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है, जन 275 बार, इंद्र 250 बार और माता 234 बार, रुद्र 3 बार। जो मंत्र का उच्चारण करते थे ऋग्वेद काल में, उनको होत्र कहा जाता था। सामवेद यह दूसरा वेद है। इस वेद में को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, कि भारतीय संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत, उसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। इसमें 7 सुरों का उल्लेख है। सूर्य देव की स्तुति की गई है सामवेद में, और जो इस समय सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसको उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद तीसरा वेद है। इसमें यज्ञ और धार्मिक जो प्रतिष्ठान होते हैं उसमें उपयोग होने वाले मंत्रों का उल्लेख है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल है, गद्य भी है और पद्य भी है। इसमें भी सूर्य देव की स्तुति की गई है
और इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अघरत्यु कहा जाता है। अघरत्यु। अथर्ववेद ये चौथा वेद है। इसमें तंत्र एवं आयुर्वेदिक उपचार का उल्लेख है। तंत्र मीन्स यह सब काला जादू, वशीकरण करना, प्रेत आत्मा, और यह सबसे नया वेद है अथर्ववेद। और जो इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्राह्मा कहा जाता था, ब्राह्मा। इसके अलावे और भी बहुत सारे साहित्य हैं जिनकी रचना वैदिक काल में हुई। प्रत्येक वैदिक साहित्य, जो भी वैदिक साहित्य है, उसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है संहिता। संहिता में मंत्र भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वेद अगर लें तो हम जैसे कहते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद, तो इसका मतलब हमारा ऋग्वेद का इस संहिता से होता है। ऋग्वेद के दूसरे भी साहित्य हैं, लेकिन हम जब ऋग्वेद कहते हैं तो उसको कहते हैं जिसको हम लोग संहिता बोलते हैं, जिसमें मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण, प्रत्येक वेद का ब्राह्मण होता है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण है, उसमें गद्य में कर्मकांड की विवेचना होती है, गद्य में लिखा हुआ है। आरण्यक, इसमें कर्मकांड के पीछे का उद्देश्य लिखा हुआ है कि जो भी उसमें कर्मकांड लिखा हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, उसका वर्णन है। और यह जो था आरण्यक, यह जो उद्देश्य इतना विस्तृत जो आप डिस्कशन होता था, वह जंगल में, जब गुरु शिष्य जो जंगल में रहते थे वो किया करते थे। इसीलिए इसका नाम आरण्यक है। आरण्यक का मतलब होता है जंगल, अरण्य मतलब होता है जंगल। उपनिषद आत्मा और परमात्मा के संबंध की दार्शनिक व्याख्या है, ये फिलॉसफी है आत्मा और परमात्मा के संबंध की। और यह उपनिषद 108 नंबर हैं। प्रत्येक वेद के सूत्र भी हैं जो कर्मकांड संबंधी, जो भी जैसे वेद है या ब्राह्मण, अरण्यक, वो सब लोगों को बाद में जैसे जैसे समय बीता जटिल लगने लगा था, तो उसको सिंप्लीफाई करके, उसको सामान्य लोगों की भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया है, तो उसको सूत्र कहते हैं। वेदांग, वेद के अर्थ तथा विषयों के स्पष्टीकरण के लिए ग्रंथ सूत्र। और भी बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए जो वेद के अर्थ और विषय को स्पष्ट करने के लिए सामान्य लोगों की भाषा में लिखा गया, तो इनको वेदांग कहते हैं। स्मृति, वैदिक जीवन के नियम, बहुत सारे स्मृति लिखे गए जो वास्तव में लॉ थे, नियम थे, कानून थे उस समय के लिए। तो कि वैदिक जीवन में, वैदिक समय में कैसे जीवन जीना है। इसी में से एक बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत चर्चा में रहता है, वह है मनु स्मृति। तो यह भी एक वैदिक काल का स्मृति है। दर्शन, सत्य और ज्ञान की खोज के लिए बहुत सारे विद्वान ऋषिगण थे जिन्होंने कुछ दर्शन को प्रोपोगेट किया, और वह भारतीय दर्शन 6 हैं। 6 इनको कहा जाता है पूर्व मीमांसा, जिनका प्रोपोगेट करने वाले जामिनी थे। उत्तर मीमांसा बादरायण, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाड ऋषि, सांख्य कपिल और योग पतंजलि। ये 6 भारतीय दर्शन हैं। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक का है। पंजाब से सारे वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैल गए। जो पंजाब में ऋग वैदिक काल में वर्तमान में थे, पंजाब में लोग, आर्य लोग, वो बाद में इस समय में वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। राजा अब क्षेत्रीय साम्राज्य पर आधारित होने लगा। धीरे धीरे वो अब क्षेत्रीय साम्राज्य पर आधारित हो गया, जन पर नहीं आधारित रहा, ट्राइब पर नहीं रहा।
और अधिक शक्तिशाली भी हो गया। यह यज्ञ होना शुरू हो गया। वर्ण जो था जन्म पर आधारित हो गया, पहले पेशा पर आधारित था। नगरों की शुरुआत हुई। हम लोगों ने पहले देखा कि कैसे जब वो आर्य आए थे तो उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में, वैदिक के बाद काल में, ऋग वैदिक काल के बाद धीरे धीरे नगर की शुरुआत हो गई, शहर की शुरुआत हो गई। गेहूं और चावल की वो खेती करते थे, इसको व्रीहि भी बोला जाता है, व्रीहि। मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी। ऋग वैदिक काल में वो प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन अब यहाँ मूर्ति पूजा शुरू हो गई। औरतों की हालत दशा में गिरावट आई। प्रजापति सबसे बड़े ईश्वर बन गए। रुद्र जानवरों के भगवान बने। विष्णु लोगों के पालक और रक्षक, और पुषाण शूद्रों के भगवान और जानवरों के रक्षक पुषाण।